बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महविश शबीब, सिटी एट 10 में खुशामदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। सिटी एट 10 में हम शामिल करते हैं आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए डिफरेंट टिप्स, शहर की सारी बातें, शहर की सारी ख़बरें जो कि आपकी ज़िंदगी के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ऑयल टैंकर एसोसिएशन के क्या है मसाइल और किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी पे इसका गहरा असर होता है। और साथ ही साथ क्या सोना वाकई ही इतना सस्ता होने जा रहा है? तो आपको ये देखने के लिए हमारे साथ ये प्रोग्राम जो है इसे ज्वाइन करना पड़ेगा पूरा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कौन मना रहा है फैसलाबाद में आज सालगिरह, आज के भाव क्या होंगे, क्योंकि सब्जियों की कीमतों का तसलसल जो है वो जानना एक आम शहरी की एक बहुत बुनियादी और बेसिक सी ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ मोटापे का इलाज डाइट से किस तरह से किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन तमाम डेली एक्टिविटीज़ को प्लान करने के लिए मौसम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मौसम की क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या गर्मी जो है इसी तरह से अपना तसलसल बरकरार रखेगी या फैसलाबाद में भी बारिश की पेशगोई है। तो ये देखते हैं हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। मोहम्मद अली नारू हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली नारू, बताइएगा कि मौसम की क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, आज के मौसम की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद का मौसम दिन के आगाज़ में मतदल है और हब्ज़दा भी है। आज मुकम्मल तौर पर जो सूरज सुबह मुकम्मल आबोताब के साथ ही गर्मी बरसाना शुरू कर देता है, आज बादलों की ओट में छुपा हुआ है और दर्जा हरारत भी शहर फैसलाबाद का इस वक्त दरमियाना है। अगर बात कर ली जाए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जाने की तो आज तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा से ज़्यादा शहर फैसलाबाद का दर्जा हरारत जाएगा। और इसके साथ साथ कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब खासा ज़्यादा है। फिल वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 89% है, जो कि दिन गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। और हवाओं की रफ्तार शहर फैसलाबाद में फिल वक्त 1 किलोमीटर फ़ी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन जो खुशाइंद बात है वो ये है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश के कवी इम्कानात मौजूद हैं और गरज चमक के साथ जो बादल हैं वो बरसेंगे। फिल वक्त सूरज बादलों की ओट में छुप चुका हुआ है। मौसम मतदल है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाता है कि दिन के आगाज़ के साथ ही सूरज की किरणें ज़मीन पर पड़ते ही जो गर्मी की शिद्दत और हिद्दत में इजाफा होता है। आज मौसम उस तरह से नहीं है, चूँकि सूरज बादलों की ओट में छुपा हुआ है और जो दर्जा हरारत है वो भी खासा कम है। लेकिन हवाएँ बंद होने की वजह से, हब्ज़दा मौसम होने की वजह से, हवाओं में नमी का तनासुब इंतहाई ज़्यादा होने की वजह से जो गर्मी है वो महसूस की जा रही है। लेकिन फिर भी रोज़ाना की तरह की ये गर्मी नहीं है जो कि हमें घरों से बाहर ही नहीं निकलने देती। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश की पेशनगोई की जा रही है, अगर बरखा बरसती है, बादल बरसते हैं तो यकीनन जो दर्जा हरारत है वो भी नीचे आएगा और जो एक शहर फैसलाबाद में रवां हफ्ते से ही अबज़दा माहौल है उसका भी खात्मा होता हुआ दिखाई देगा। फिल वक्त बादलों के बरसने की पेशनगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे में। और जो दर्जा हरारत है वो भी आज 3 से 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो मामूल से कम रहेगा, चूँकि जो दर्जा हरारत है वो 37, 38 और 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और महसूस 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है। उसमें आज वाज़े कमी दिखाई दे रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जा पाएगा। और अगर बारिश हो जाती है तो शहर फैसलाबाद का मौसम यकीनन खुशगवार भी हो जाएगा। जी करने के लिए फैसलाबाद का मौसम तो अभी थोड़ा सा सफोकेटेड है, लेकिन बारिश मुतवक्किल है, तो आई होप सो कि मौसम की सूरत हाल जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मसाइल क्या हैं, किस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी मुतासर होती है, इसका गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन पर क्या असर होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले हमारे जो आज के बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शराफत अली ख़ान खटक साहब ने। आप चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम, अल्लाह का एहसान है।
बहुत शुक्रिया वंस अगेन ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुर्रहमान? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले शराफत खान खटक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से बात करें तो क्या हैं आप लोगों के अहम मसाइल जो अभी तक हल नहीं हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41 का कि आज फिर मुझे अपने ऑयल टैंकर्स के मसाइल के मुताल्लिक बात करने का मौका दिया। तो वो एक गाना है कि कहाँ तक सुनोगे कहाँ तक सुनाऊँ, हज़ारों ही शिकवे क्या क्या बताऊँ। इतने मसाइल हैं मैडम के एक लंबी फहरिस्त है जो ख़ास तौर पे ट्रांसपोर्टर को इस वक्त जो है ना जिसका सामना है। उसमें बहुत सारे पासिंग के मुतल्लिक हमारे रिजर्वेशन है। पहले भी आपके प्रोग्राम में मैं इन चीज़ों को मेंशन कर चुका हूँ सॉरी। और इसके अलावा रोड्स हैं, किराए हैं और दीगर इतने मसाइल हैं कि एक लंबी फहरिस्त है। इसकी जितनी गिनवाई उतनी कम है। इस तरह अभी रिसेंटली आपने देखा कि पहले डीज़ल की कीमतें इतनी पीक पे चली गई। जब ये चीज़ें मैडम पीक पे चली जाती हैं तो उसमें टायर्स, अभी मैं परसों हफ्ते वाले दिन चाइना के टायर मैडम जो किसी दौर में हम 55,000 या 60,000 के रेंज में ख़रीदा करते थे, ये नवाज शरीफ साहब के दौर की बात है। आज से 3-4 महीने पहले वही टायर जो ए ग्रेड के हैं वो तकरीबन 1,40,000 से 1,50,000 रुपये के दरमियान थे। हफ्ते वाले दिन मैं अपनी गाड़ी के लिए टायर्स लेने के लिए मार्केट में गया तो बिलीव करें कि वो टायर 1,90,000 रुपये का मुझे चाइना का टायर जो है ना वो ख़रीदना पड़ा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि महंगाई इतनी स्पीड से बढ़ती है और जब ये पीक पे चली जाए तो इसका नीचे आने का कोई मैकेनिज्म हमारे इस मुल्क में कम अज़ कम मौजूद नहीं। अक्सर हमने ये भी देखा है कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, इकट्ठे 8 रुपये 10 रुपये बढ़ रही हैं, और जब कभी ऐसा बहुत कम होता है कि कीमतें कम हो जाएं, वही 2 रुपये या 1 रुपया। आपको मैडम ने सुन के हंसी आएगी कि अगर मैं आपको लोकल का फ्रेट की बात करूं तो अगर 12 या 15 रुपये या 10 रुपये रेट बढ़ा है तो वो करते क्या हैं, वो रुपयों में यानी अगर 9500 रुपये या 9600 रुपये उसका लोकल फ्रेट है, उसमें बहुत से टैक्सेस भी, उसमें सेल टैक्स भी शामिल है, कैरेज कॉन्ट्रैक्टर कमीशन भी शामिल है, उसमें कंपनी के टैक्सेस भी शामिल है। तो वो 30-35 रुपये बढ़ा के इस मतलब एक मजाक है हमारे साथ। लेकिन करें तो करें क्या? जब हम कोई स्ट्राइक की तरफ जाते हैं, कोई एहतजाज करते हैं तो हमें बाकायदा यकीन करें OMCs प्रेशराइज़ करती हैं, कंपनी प्रेशराइज़ करती हैं कि आप ये एहतजाज ना करें वरना हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। हमारे ख़िलाफ़ तो क्या लेना है, वो फिर कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स को, इवन के पेट्रोल पंप के ओनर्स को धमकियाँ दी जाती हैं कि अगर आपने स्ट्राइक का हिस्सा लिया या इनका साथ दिया तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। तो वो बेचारे ज़ाहिर बात है उन्होंने कंपनियों के साथ कारोबार करना है तो वो बैक फुट पे हो जाते हैं। लेकिन ना OMCs को ख्याल है, ना ओगरा तो वैसे सोई हुई है। अब रिसेंटली कोई हमारी कैरेज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग जो हुई है उसमें ये क्वेश्चन सुनाई गई है कि इन लोकल किराए को 100% इंक्रीज़ किया जा रहा है। सेकेंडरी फ्रीट भी इसी तरह ग्रेजुअली। अब देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। 1 सितंबर की उन्होंने डेडलाइन दी है, अब क्या करते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सही, बिल्कुल इसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं, ऑयल टैंकर एसोसिएशन जो है ये तो मसाइल का शिकार होती है, लेकिन एक आम शहरी अब्दुर्रहमान वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? अगर हम गुड्स के हवाले से बात करें या ट्रांसपोर्टेशन के मसाइल के हवाले से बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इसका मौसर हल क्या होना चाहिए? थैंक यू महविश। देखिए खान साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि किस तरह से चीज़ें डैमेज होती हैं और कहाँ पर एक्चुअली इश्यूज़ चल रहे होते हैं। इनकी बात ठीक है कि जब पीछे से रेट बढ़ता है तो फिर जो इनकी गाड़ियों की सूरत हाल है, जिसको हम कह लें कि उसमें जो है वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लें किसी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन करते हुए, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। टायरों का मामला हो जाए, मकैनिक का मामला हो जाए, मोबाइल का मामला हो जाए, दीगर जितनी भी चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं उन सारियों की कास्ट बढ़ जाती है। तो जब किराए की बात आती है तो फिर हुकूमत का अपना किराया जो है इन पे इम्पोज़ किया हुआ और उसको कई शराइत के साथ बढ़ाना होता है। तो ये मुझे एक दिन बता रहे थे कि यहाँ पर अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं 2021-22 में
तो तब जो इनकी एक जो है वो ट्राले पे कह लें या एक गाड़ी पे कह लें, जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी और आज की इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस चला गया। जबकि जो प्रॉफिट है या जिसको हम कह लें कि जो इनको इनकम बचनी है, सेविंग है, वो बहुत कम रह गई है। तो अब देख लें कि इन्वेस्टमेंट बजाय इसके कि इनकी वक्त गुजरने के साथ बढ़ती कम होती चली जा रही है। रूटीन का आप कोई भी बिज़नेस देख लें कि उसमें इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई होती जाती है। यहाँ पे चीज़ें उल्ट हो रही हैं कि पहले इस काम में ज़्यादा पैसा था, अब कम होता जा रहा है, मुश्किलात है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। अगर कोई ऑयल टैंकर्स इनका फ़र्ज़ करें चोरी हो गई है तो पुलिस ताउन नहीं करती, जो इनके चालान हैं वो बड़े महंगे होते हैं, फिर जो शहरों में आने जाने का टाइमिंग है, तो ये कई तरह के असूल ज़वाबित जो है लागू होते हैं। लेकिन जब बात आती है प्रॉफिट की तो वहाँ पे जो है वो सारे पीछे हट जाते हैं स्टेक होल्डर्स, और उनकी यही ज़बरदस्ती कोशिश होती है कि यहाँ पर जो रेट्स है वो पुराने ही रहें। तो अब पुराने रेट्स में ये काम करना मुमकिन नहीं रहा, प्रॉफिटेबल नहीं रहा। इसी वजह से आप देखिए कि नए लोग नहीं इस काम में ना, जो पुराने लगे हुए हैं उनके क्योंकि कारोबार चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि चले हमारी शनाख्त इस काम से बनी हुई है तो वो जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ ये पिछले सिर्फ 3 सालों में प्रॉफिट रेशो इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कम हुई है और जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो ये अब हुकूमत को बैठ के खुद से सोचना चाहिए कि अगर इसी तरह से इस काम में प्रॉफिट रेशो कम होती गई और बंदे या कारोबारी लोग इससे पीछे हटते गए तो फिर ये काम कौन करेगा। बिल्कुल इसी तरह से अब्दुर्रहमान, आजकल अगर महंगाई के रेशो के हवाले से बात करें तो इतनी महंगाई है, एक आम इंसान की ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर ऑयल टैंकर एसोसिएशन के हवाले से बात करें, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, उनकी फैमिलीज वाबस्ता हैं, तो ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि लीवरेज दें ताकि ये कारोबार जो है ये वसी हो सके। शराफत खान खटक साहब, आपसे मैं फ़र्दर भी जानना चाहती हूँ कि अगर हम मौजूदा सिनेरियो को देखें या हुकूमत की कॉपरेशन को देखें तो आप किस तरह से ऑयल टैंकर एसोसिएशन का मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या आपको थोड़ी सी उम्मीद मुतवक्की है कि गवर्नमेंट जो है वो कॉपरेट कर रही है? वो कहते हैं ना कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह मैडम, मैं सिर्फ हमेशा अब्दुर्रहमान भाई से हमारी अक्सर अट्रैक्शन होती है, मैं पॉलिटिकल एज सोशल वर्कर भी, कि जब भी हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है कि किसी भी स्टेक होल्डर को एतमाद में नहीं लिया जाता। वहाँ पे एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं पॉलिसी मेकर, उनको नहीं पता ग्रॉस रूट लेवल पे मेरी क्या मुश्किलात हैं, मेरे ड्राइवर्स की क्या मुश्किलात हैं, मेरे कंडक्टर की क्या मुश्किलात हैं, OMCs को भी मुश्किलात होंगी, इसमें कोई शक नहीं, उनकी क्या मुश्किलात हैं। और भाई जिस पे आप अपनी पॉलिसीज़ इम्पोज कर रहे हैं या उसको लागू कर रहे हैं तो कम से कम उनसे तो पूछ लें भाई आपको क्या तकलीफ़ है, या ये पॉलिसी हम लॉन्च करने जा रहे हैं या इम्पोज कर, मैं मतलब इम्पोज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये मुसलत किया जाता है हमेशा पॉलिसी। भाई आपको लोगों को क्या तकलीफ़ है, अगर ये पॉलिसी आ रही है तो आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, उनसे तो पूछा ही नहीं जाता। आप ये जो टैक्सेस की जो आप देख रहे हैं रोज़ माशाल्लाह हमारे जो रिपोर्टर हज़रात हैं, ताजरों से भी उनका वास्ता पड़ता है, ये SOR आ गया, फलाना आ गया, डींगड़ा, कहते कुछ है करते कुछ है। आपको यह पीछे प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बजट में भी किया था कि जब ये बजट पेश हो रहा होता है तो ये तस्वीर का एक रुख है, जब उसकी जब तफसील आती है तो फिर वो नए पंडोरा बक्स उसमें खुलता है। तो सबसे मैडम बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये लोग स्टेक होल्डर को बिल्कुल एतमाद में लेते नहीं, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन गैप और उस पॉलिसी के दरमियान एक कॉन्ट्राडिक्शन, एक दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरह से वो जब इम्पोज करते हैं या लॉन्च करते हैं कोई भी कानून लागू करते हैं तो उस वक्त जब वो आता है तो फिर इनको पड़ जाती है, जब वो शोर मचता है फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन रोक देते, फिर कहते हैं स्टेक होल्डर, खुदा के बंदो अगर कोई भी आपने पॉलिसी, जारी बात है रियासत को तो मानना पड़ता है और मानना भी चाहिए। रियासत अपनी अवाम के फलाह बहबूद के लिए हमेशा काम करती है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से ये बात जो है ये हर डिपार्टमेंट की बात करता है कि हमारे साथ फीडबैक नहीं लिया जाता या हमारे पास कम्युनिकेशन गैप इस कदर मौजूद है कि पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करवाने से पहले पूछा नहीं जाता। तो यही मामला जो है वो ऑयल टैंकर एसोसिएशन के साथ चल रहे हैं। फ़र्दर भी इनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद बात हो रही है ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि अक्सर हमारा कोई भी डिपार्टमेंट है, वो एजुकेशन है, हेल्थ है, हम एक ही शिकवा जो है हर किसी का देखते हुए या सुनते हैं कि हमारे यहाँ फ़ीडबैक अप्रोच को उस तरह से नहीं अपनाया जाता। मैं ये समझती हूँ कि फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब्दुर्रहमान, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम पॉलिसीज़ वाइज बात करें, फ़ीडबैक वाइज बात करें या कम्युनिकेशन गैप देखें, बहुत ज़्यादा है, किस तरह से हम इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हैं और उसका असर हम किस तरह से देख रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में? महविश, जापान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर वज़ीर आज़म चाहे 4 तब्दील हो जाएं, जो पॉलिसीज़ बनाई हुई है ना वही रहती हैं। यूरोप की बात कर लें, यूएसए की बात कर लें, इंडिया की इवन बात कर लें, जो पॉलिसीज़ मनमोहन सिंह ने दी थी मोदी ने उन्हीं को आगे बढ़ाया। बाकी उनके 100 इख्तलाफात होते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ सब कुछ करते हैं, अपनी जो बेसिक पॉलिसीज़ है वो तब्दील नहीं करते। यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी बंदा हुकूमत में आता है वो सबसे पहले आके ना अपनी सारी की सारी पॉलिसी शिफ्ट करता है। मैं उसको मिसाल देता हूँ आपको कि शायद मुशर्रफ दौर में कहीं फ़ैसला हुआ कि प्रॉपर्टी को बूम दिया जाए, तो अभी जब ये 2021-22 में पीडीएम आई है तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि प्रॉपर्टी को गिरा दिया जाए। अब जो 20-25 सालों में लोगों की करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल हो गए, जिनको हम इस मुल्क के जिन कहते थे वो सारे के सारे बाहर भाग गए, उन पे पर्चे हो गए। अब इसमें कसूर उनका नहीं है, कसूर तो पॉलिसी शिफ्ट का है कि जो आपने लिया कि पहले आपने उठा दिया फिर गिरा दिया। एग्रीकल्चर का देख लें कि जब से पाकिस्तान बना है हुकूमत गंदम लेती थी किसानों से, उसके बाद उसको जो है वो मिलों को दे दी जाती थी। अभी अचानक फ़ैसला आया मरीम सरकार का कि गंदम किसानों से नहीं ली जानी। अब गंदम जो है वो कोई 1800-1900 रुपये मन किसानों ने बेची है, तो अब मार्केट में 2500 से 3000 रुपये मन हो गई। मिडल मैन को इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इसी तरह से ये अचानक से फ़ैसला आता है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टैक्स है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई हुई है। तो उसका पर्पज़ ये था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा तो उसको बैलेंस रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक जो है वो एक ही रेट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेची जा सकें, अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो ये इस पे शुरू में यही इम्प्लीमेंट होता रहा है कि कई कई महीने रेट्स नहीं बढ़ता था, जिससे मुआशी इस्तेहकाम रहता था। लेकिन अब बजट में हमने देखा है कि 1 हफ्ते पहले बजट अनाउंस हुआ है तो 2 दफ़ा उसके बाद प्राइसेस बढ़ गई हैं। अब तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं ना, तो उस पर लेवी टैक्स बढ़ा दिया जाता है ताकि उसको बढ़ा दिया जाए। कभी कहा जाता है कि बलूचिस्तान में सड़कें बनानी है, कभी कहा जाता है कि 4 रुपये यूनिट कम करना है। होता कुछ भी नहीं है, ना बलूचिस्तान में सड़कें बनी हैं ना 4 रुपये यूनिट कम हुआ है। लोगों को टीका लगा के को 500-700 अरब का टीका लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो अभी देख लें, डीज़ल थोड़ा कम किया है, पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखी हैं, जबकि अगर हम इसका जो है वो कंपैरिजन करें बैनुल अक़वामी कीमतों के साथ तो कोई 130 रुपये के करीब टैक्स पड़ रहा है इस वक्त 1 लीटर पे। तो ये अवाम के साथ इससे बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। खान साहब बैठे हैं, ये बताते होते हैं डाटा कि बजाय इसके कि लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, वो कम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से बाकी दुनिया में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है, हमारे कम हो रहा है। उसका असर क्या होगा कि यहाँ पर जो जितने बिज़नेस हैं वो सारे के सारे ठप हो जाएंगे। लोग जब अल्टरनेटिव पे जाते हैं या घरों में बैठ जाते हैं तो ये आप देख लें कि जितने भी ये जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के मुतल्लिका शुबे थे, टूरिज़म हो गई या जो डिलीवरी होती थी मुख्तलिफ, वो सारी की सारी बंद हो गई हैं। ये क्रीम ऊबर वगैरह भाग गए हैं। तो अब हम यहाँ पे बैठ के कैसे दावा करेंगे कि बाहर ममालिक से लोग यहाँ पे बिज़नेस करने आए, जबकि जो लोग यहाँ पे बिज़नेस कर रहे थे वो सारे के सारे भागने पे मजबूर हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों का पता नहीं चलता और इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों का पता नहीं चलता। हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है, लोगों के बस में कुछ नहीं रहा। बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं कि बिजली जो है बता दिया जाता है कि महंगी नहीं होगी, लेकिन हम देखते हैं कि बिजली की कीमत उसी तरह से रहती है। और आटा, दालें, चीनी, जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान होता है और ये चीज़ें भी महंगी हो जाती हैं। यहाँ पर शराफत अली खान खटक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल होता है, तो इसका आपके कारोबार पर क्या असरात होते हैं? अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं तो इसका आपको भी फ़ायदा होता है? ये मैडम, ये फ़ायदा सिर्फ जो स्टॉकी है ना उनको होता है। नहीं, बजाते खुद मैं आपके सामने बैठूं, मेरा कोई ज़ाती पेट्रोल पंप नहीं है। मैं ये फ्रेट और ट्रेडिंग मेरा शोबा है और साथ साथ ये एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब एक मेकनिज़म गवर्नमेंट ने बना दिया है कि डॉलर
और इंटरनेशनल रेट को जब उसका कम्बिनेशन जब करते हैं तो ऑटोमेटिक उसके रेट जो है ना कैलकुलेट करके निकल आते हैं। हमें तकरीबन अंदाज़ा हो जाता है कि अब रेट कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। जब बढ़ रहे हैं तो स्टॉकी जो है ना वो अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहे होते हैं। जब रेट कम हो रहे होते हैं तो फिर टैंक हमारे खाली हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। हमें फ़ायदा उस सूरत में होता है जब रेट कम हो, हमारे अखराजात कम हो जाते हैं। जिस तरह अब्दुर्रहमान भाई ने कहा कि हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ जाती है कि अगर रेट जिस तरह रिवाइज हो, अगर 10 रुपये रिवाइज हो गए तो एक गाड़ी पे 1 लाख रुपए कम से कम बढ़ गए। अगर 40 स्केल पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और जी इसका आउटपुट है वो वही है, वहीं पे खड़े हैं जहाँ शुरू है, वहीं पे खड़े हैं। और जब रेट बढ़ते हैं तो उसका नुकसान हमें अल्टीमेटली ज़ाहिर बात होगा, हमारे अखराजात बढ़ेंगे, स्पेयर पार्ट की चीज़ें बढ़ेंगी। जिस तरह मैंने टायरों की मिसाल दी आपको, मोबाइल ऑयल के रेट बढ़ते हैं। इतने मसाइल हैं मैडम के, जैसे इंट्रो में मैंने आप पहले स्टार्ट में ये कहा कि एक लंबी फहरिस्त है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जब शोर करते हैं तो फिर हमें ब्लैकमेलर कहा जाता है, हमें पता नहीं क्या, कुछ मीडिया भी कुछ बाज़ का साथ देता है, बाज़ का नहीं भी देता। लेकिन अब पंजाबी जो कहते हैं ना, जड़ा बोले वही कुंडा खोले। अब जो बोलेगा उसकी खैर नहीं। सही। और अक्सर यही लोगों के या आम पब्लिक के माइंड में इमेज आता है अब्दुर्रहमान के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो हमेशा एहतजाज पे रहते हैं। शायद इनके पीछे के मसले मसाइल जो हैं वो उस तरह से आला अवाम तक नहीं पहुंचते, जिसकी वजह से ये मसाइल जो हैं वहीं का वहीं रहते हैं। अच्छा, ये वजह नहीं है महविश, ये मुझे लगता है कि हुकूमत जानबूझ के देखती है कि जब तक ये एहतजाज ना करें इनकी बात ना सुनी जाए। देखिए, मुज़ाकरात होते हैं, टेबल टॉक्स होती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि अगर फ़ीडबैक ले लिया जाए। अब जैसे खान साहब ने मिसाल दी कि 10 रुपये बढ़ने से 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो कोई भी कारोबार हो उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना उस रेट से प्रॉफिट रेशो बढ़ती है। इवन कि अगर बैंक में भी पैसे जमा करवाएं तो उस रेट से प्रॉफिट रेशो बढ़ती है। मगर यहाँ पे प्रॉफिट रेशो फिक्स है, या तो उसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए ताकि ये अपने किराए निकाल लें कि इतना अगर फ्यूल बढ़ता है तो इनका इतना जो है वो प्रॉफिट होगा, फिर तो कोई मसला नहीं है। जब वो आपने तय कर दिया है तो फिर मसला होता है कि इन्वेस्टमेंट उसकी ह्यूज होगी, प्रॉफिट रेशो वही का वही रहेगा, और कई बार तो शायद वो बिल्कुल ही जिसको हम कह लें कि बराबर बराबर में चला जाता है, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। बंदे की एनर्जी लगती है, गाड़ियों का खर्चा, ड्राइवर, सारा एक तरह से हमला लगता है और बंदा बाद में फेडअप हो जाता है कि इससे बेहतर था कि मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेता, प्लाट ले लेता, तो वो डबल रेट का हो जाता 2 सालों में। गाड़ी जो नई ली है वो तो 2 सालों में पुरानी हो गई। तो ये बड़ा मसला है कि हुकूमत तब सुनती है जब ये प्रोटेस्ट, और ये कई बार तो बेस गवर्नमेंट्स होती हैं वो हफ्ता हफ्ता सुनती नहीं है। पीटीआई दौर में एक बार एहतजाज चला था इनका, तो वो शायद कोई 10-15 दिन तक चला था, पूरे मुल्क में पेट्रोल की किल्लत हो गई थी, फिर जाके जो है वो सुनवाई हुई थी। तो ये अगर देखें, कोई भी बंदा गवर्नमेंट को ब्लैकमेल नहीं कर सकता, स्टेट को नहीं कर सकता, उनके कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, मुतालबात होते हैं। अगर उस पर बराबर या उसके करीब जाके सुनी जाए तो फिर ये मसला इब्तदा में ही नहीं हल होता। और अच्छी हुकूमतों का काम ही ये होता है कि वो इब्तदा में ही मसाइल हल कर ले। एहतजाज की बारी पे जो गवर्नमेंट मसाइल हल करती है, इसका मतलब है कि उनको बर वक्त इदराक ही नहीं हो पाता, तो ये उनकी बड़ी नाअहली होती है कि उसकी वजह से पूरी की पूरी पब्लिक भी मसाइल का सामना करती है। और ये तमाम मसाइल, इसके पीछे एक ही जड़ है, वो ये है कि मशावरत नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, फीडबैक अप्रोच नहीं है। अगर ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, एटलीस्ट 0 से स्टार्ट करें, आप ज़्यादा नहीं तो 5% फीडबैक लें कोई भी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कराने से पहले। इवन के पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट आपने करवा भी दी है तो उसके बाद अभी आप पूछें क्यों शराफत अली खान खटक साहब के पॉलिसीज़ अगर आपने इम्प्लीमेंट करवा भी ली हैं तो फिर भी पूछा जाए कि इसका फ़ीडबैक क्या है, आया आप इसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं, इसके ड्रॉबैक्स क्या है। इस तरह से कोई मामला आप फ्यूचर में देख रहे हैं होते हुए? देखिए, वो कहते हैं कि अब पछताए क्या हूँ जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आपने एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी है तो उसके बाद फीडबैक का, मैडम मुझे आप बताएं क्या फ़ायदा है उसका? फ़ायदा तभी है जब आप एक, जिस तरह अब्दुर्रहमान भाई ने कहा कि अगर आप एक पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं, गवर्नमेंट अगर वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए। तो अगर आप उस जो पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो कम से कम उनको पहले उनसे फीडबैक ले लें। जब मैं एक
कोई मेरी ट्रांसपोर्ट के मुतल्लिक़ अगर कोई पॉलिसी आ रही है, वो मुझे इत्माद में ले लेते हैं, मैं उसको ओके कर देता हूँ, तो फिर उसको दोबारा फीडबैक की ज़रूरत ही नहीं है मेरा ख्याल है। तो वो इंशाल्लाह कंटिन्यू हो गया और फिर वो बेहतर तरीके से कंटिन्यू होगा और उस पर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और बेहतर परफॉर्म करेंगे हम। लेकिन जब आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हम पे मुसल्लत करेंगे और फिर मुसल्लत करने के बाद जब हमें खूब रगड़ा दे दें, हमारी सांस बंद कर दें, फिर अगर पूछें हाँ जी उनसा आया कि नहीं, तो फिर तो यही कुछ होगा हमारे साथ। फिर एहतजाज, जिस तरह अब्दुलरहमान साहब ने कहा कि एहतजाज जब करते हैं फिर इनको आंखें खुलती हैं, ओह ये क्या हो गया, बुलाएं जी उनको। अभी आप रिसेंटली आप देखें, अभी जो इन्होंने ताजरों को गिरफ़्तार करने का कहा, 2 लाख रुपए जमा करवाएं, फिर टैक्स लें। भाई जी पहले इनसे तो पूछ लें, फिर वो मुंह की खा के फिर वापस दोबारा वो चीज़ें लेते हैं वापस, अपने फैसले वापस लेते हैं, तो उसका वो क्या फ़ायदा उसका। जब आपने एक कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है तो खुदारा उन स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं, उनसे पूछें, कुछ गिव एंड टेक से कुछ उनको रिलीफ दें, कुछ अपने। जिस तरह बार बार अब्दुलरहमान साहब का नाम बड़ी अच्छी बात करते हैं कि रियासत के साथ नहीं लड़ा जाता, हम रियासत को मानते हैं, रियासत के तमाम अहकामात की बिल्कुल तामील करेंगे, लेकिन रियासत का भी तो फ़र्ज़ बनता है जिस पे हम ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिन पे उनसे तो पूछने भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है। बिल्कुल इसी तरह से है, रियासत जो है वो एक माँ की तरह होती है, और जब माँ के हवाले से बात की जाए तो माँ का अवलिन जो फ़र्ज़ ये होता है कि वो तमाम लोगों की ज़रूरियत का ख्याल रखें। जहाँ पर किसी को मसला मसाइल आ रहा है उस मसले मसाइल को सुने और उसे हल करने के लिए इक़दाम करें। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के हवाले से। सालगिरह का दिन बहुत ही प्यारा दिन होता है। इस दिन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही होती है, वेल विशेस भी होती हैं, नेक तमन्नाएं भी होती हैं। तो इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। अपनों के साथ सेलिब्रेट करें, और आपके अपने जो हैं वो हम भी हैं। हम आपके जो प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में सिटी एट 10 में शामिल करेंगे आपकी सालगिरह। उसके लिए आपको क्या करना है, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे अपनी बर्थडे की डेट और अपने बर्थडे का क्लिप। और आज कौन सालगिरह मना रहा है, तो सबसे पहली सालगिरह हमारे पास मौजूद है राना शहबाज एडवोकेट की। सबसे पहले देखते हैं ये खास को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। अब बात करते हैं सेकंड बर्थडे की। सेकंड बर्थडे जो है वो हमारे पास है हाफिज़ अमाद ज़फ़र की। तो सबसे पहले देखते हैं हाफिज़ अमाद ज़फ़र को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से। हम ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे। डिफरेंट मसाइल जो हैं वो सामने आए हैं, जिनमें एक तो कम्युनिकेशन गैप है, डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, पॉलिसीज़ जो हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए बनाई जाती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बनाई जाती। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैंने आपने हम सब ने नोटिस की होगी कि जब एक ट्रक ड्राइवर है या ऑयल टैंकर एसोसिएशन का ड्राइवर जो है वो रोड पर निकलता है तो हम देखते हैं कि अक्सर औकात कोई हादसा भी रूनुमा हो जाता है। ऐसे में ड्राइवर की सेफ्टी के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर शराफत अली खान खटक साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम रोड सेफ्टी के हवाले से बात करें, हादसा जो हैं वो हो जाते हैं समटाइम, कोई गाड़ी की ख़राबी की वजह से या कहीं ना कहीं मसला आ जाए तो, लेकिन ऐसे में एक ड्राइवर की लाइफ को, उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं? बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये बात काम वाला तक पहुंचनी चाहिए कि हुकूमत की तरफ से ड्राइवर्स के लिए कोई ऐसा सच कोई रिलीफ वाली कोई बात नहीं है। मैं इस मामले में पाकिस्तान स्टेट ऑयल को अप्रिशिएट करूंगा और क्रेडिट दूंगा। जो बात क्रेडिट में जाती है तो मैं ज़रूर करता हूँ, अगर नेगेटिव उनकी हमारे जाती तो मैं हमेशा इस पर तनकीद करता हूँ। उन्होंने अभी एक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का एक ATS कंपनी को लॉन्च किया है, जिसमें इंश्योरेंस के पैसे पर मंथ और या क्वार्टरली ओनर्स का जो बिल बनता है उसमें से वो डिडक्ट करते हैं। सही। उसमें अगर खुदा ना खास्ता कोई ओगरा कंप्लाइंस की गाड़ी हिट हो जाती है तो फिर फौरी तौर पे उनको कॉल की जाती है, वो आके उसको देखते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। उसके साथ ड्राइवर्स के लिए अभी उन्होंने एक मखसूस रकम रखी हुई है, जो अगर इन केस ऑफ डेथ या हैंडीकैप, अगर परमानेंट अगर वो डिसेबल हो जाते हैं उसके लिए, मामूली ज़ख्मी के लिए, इस तरह उन्होंने एक पैकेज तैयार किया हुआ है, जो मैं समझता हूँ चाहे ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर हो, लेकिन वो है ज़रूर। लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है मैडम
जो कि हम ये क्लेम कर सकें कि अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई ड्राइवर्स की रोड एक्सीडेंट में कोई डेथ हो जाती है तो फिर उनके लिए कोई रिलीफ हो। हमने अपने तौर पे हम वहाँ से ये जो जिसको आप डोनेशन नहीं कह लें, चंदा कह लें, गेट पे वहाँ पे 10-10, 20-20, 50-50 रुपए ड्राइवर से कलेक्ट करके उनके लिए जमा करते रहते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी ड्राइवर की सडन डेथ हो जाए तो हम उसको 1 लाख रुपए फौरी तौर पे देते हैं। अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसको 50,000 रुपये, हमारी जितने मर्ज़ी खुदा न खास्ता हादसा होते रहते हैं, आपको पता है इतनी बहुत बड़ी फील्ड है। फैसलाबाद डिवीज़न की मैं बात करता हूँ, वो पंजाबी जिन्होंने कहते हैं जिन्हें जोगे हैं, लेकिन हमेशा कोई भी रिलीफ हो वो हुकूमत की मदद के बगैर बंदा एक इंडिविजुअल बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी इस प्रोग्राम की वसातत से हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत से ये इल्तमास है कि काइंडली इन ड्राइवर्स को अगर किसी के वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है तो उनके लिए कोई खुसूसी पैकेज का ऐलान करें। जिस तरह के अभी सरकारी हमारे पुलिस वाले नौजवान शहीद होते हैं माशाल्लाह, उनको हमारे आर्मी वाले हैं, तो इसी तरह ये भी मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। देखिए पेट्रोलियम का ट्रांसपोर्ट का पहिया चलता है तो मुल्क चलता है। अगर आप इनको 2 दिन रोक लें तो मेरा ख्याल पूरा मुल्क आपका जैम हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है हमारी टैंकर्स फील्ड जो है। पूरे कोने कोने में वहाँ तक हम तेल पहुँचाते हैं जहाँ पर इमेजिन नहीं किया जाता। और अक्सर हमारे लोग पहाड़ी इलाकों में, ख़तरनाक इलाकों में जाके अपनी जानें गंवा देते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल खामोशी है, कोई ड्राइवरों के लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो मेरी फिर दोबारा अपील करता हूँ कि हुकूमत पंजाब तक अगर मेरी आवाज़ पहुँचती है वफाक तक, तो हमारे ड्राइवर्स के लिए लाजमी तौर पे कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करें कि अगर उनकी कोई डेथ हो तो उनकी फैमिली के कम से कम वो तो अपनी बाकी ज़िंदगी जो है ना वो गुजार सके अच्छी। बिल्कुल इसी तरह से एक ड्राइवर की ज़िंदगी के साथ मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगियाँ वाबस्ता होती हैं, जिसमें उनके बच्चे हैं, बीवी है और ऐसे माँ बाप हैं। तो ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि खुदा ना खास्ता अगर रोड एक्सीडेंट में किसी ड्राइवर की जान चली जाती है तो इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी जो है बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान, सेम मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि हम देखते हैं कि इतनी बड़े काम है ये कि तमाम इस्लाम में जो है वो पेट्रोलियम की तरसीलात जो है तरसीलात वो पहुंचाना, लेकिन इसके बावजूद कोई पॉलिसीज़ नहीं है। ड्राइवर की जान को शायद कीमती नहीं समझा जा रहा। मैं बस यही बात है, असल में यहाँ पे जो पॉलिसीज़ है वो सारी की सारी पाकिस्तान में लीड के लिए बनती हैं कि जो हुकूमती सतह पे लोग बैठे हैं, असम्बली के मेंबरान हैं, वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। इसी तरह से जो उनके करीब ब्यूरोक्रेसी है या दीगर जो शोबे हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनती हैं। तो उनकी तो रिटायरमेंट पर उनके लिए जो है वो मराहत इतनी ज़्यादा होती है कि मिलियंस में उनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स चली जाती हैं, फिर जो उनकी मेडिकल या सारी की सारी सहूलियात। लेकिन जो ही बारी आती है आम आदमी की, उसके लिए इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है। या ड्राइवरों के लिए या दीगर जो शोबे हैं उनके लिए कोई किसी भी किस्म की ना तो पॉलिसी बनाई जाती है, बल्कि उल्टा कहा जाता है कि ये जो है वो इकानमी पे बोझ है, इनको हटा दिया जाए। सब कुछ गवर्नमेंट इसी वजह से जो है वो प्राइवेटाइज़ भी कर रही है कि गवर्नमेंट से ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाए। मासवाए जो लीड है वो अपने अलावा किसी की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है और ना किसी को इंसान समझते हैं। ये आप देख लें, फ्लड आते हैं, कितने लोग मुतासर होते हैं, फोत हो जाते हैं। इसी तरह से डिज़ास्टर हो या कोई ना कोई मसला आ जाए या ड्राइवर की जान चली जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो है मैं ये समझती हूँ ऐसे उन लोगों के लिए लाजमी होनी चाहिए जो कि अपनी जान हथेली पे लग के मुल्क के लिए जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से। डिफरेंट मसाइल हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन मैं ये देखती हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी हो, छोटी बड़ी सनतें हो, स्मॉल इंडस्ट्री हो, सबका एक शिकवा रहता है। वो शिकवा ये है कि टैक्सेशन के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। टैक्सेशन के हवाले से बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस से कोई भी निगलेक्ट नहीं कर सकता या इनकार नहीं कर सकता। टैक्स पे करेंगे तो मुल्क चलेगा, लेकिन इसके निज़ाम को बेहतर करने के लिए क्या इंतज़ाम होने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन क्या है ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मसाइल व्हेन इट्स कम्स टू टैक्सेशन। तो सर ये भी बताइएगा कि जिस तरह मैंने बात की कि हम बिज़नेस कम्युनिटी देख रहे हैं, छोटी बड़ी सनतें देख रहे हैं, हर किसी को कोई ना कोई मसाइल हैं टैक्सेशन के निज़ाम पर। आप लोगों के भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल। देखें अभी मैं टोकन टैक्स भरता हूँ, ठीक है,
मैं मोटरवे पे जाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। मैं नेशनल हाईवे पे जाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। मैं कोई चीज़ ख़रीदता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। उस टोकन टैक्सेस के साथ साथ मैं इनकम टैक्स भी भरता हूँ। सपोज़ मेरी एक 20 KL की गाड़ी है मैडम, अगर वो 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो राउंड अबाउट जो 50,000 से लेकर तकरीबन 70,000 रुपये पर एनम जो है ना उसमें टैक्स दे रहा हूँ मैं। अब वो उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं, इनकी इनकम इतनी आती है नहीं आती मैटर नहीं करती, आपने टैक्स देना है उस गाड़ी पे, और उस वेट के हिसाब से उन्होंने उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये पता नहीं कौन लोग इनको जो है ना वो कहना कौन लोग हो तुसी कितों आए हो, पता नहीं कौन मशवरे देता है, लेकिन क्या करें, दे रहे हैं टैक्स उनको। शुक्र है वो जस्टिफाई हो रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आप मोटरवे पे मैडम सफ़र करें ना, अगर मैं एक 20 KL की गाड़ी अगर वो पिंडी तक जाती है तो वापसी तक, तो मेरा ख्याल कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये टैक्स उसको भरना पड़ता है। अगर 7-8 हज़ार को मैं अगर महीने में अगर आप इसके 10 चक्कर गिन लें, आप ज़्यादा ना गिनें, इसको मल्टीप्लाई करें 7,000 से, 70 हो गया, 70 को मल्टीप्लाई करें आप एक साल पे, ये तकरीबन 8 लाख रुपए एक गाड़ी का टैक्स जो मोटरवे पे जा रही है और आ रही है। ये इसको कौन जस्टिफाई करेगा, इसको कौन तस्लीम करेगा? कोई भी नहीं तस्लीम करता। तो कम से कम ये कानून तो होना चाहिए, अगर मैं मोटरवे पे गया हूँ, मैंने टैक्स दिया है, तो मेरी इनकम में ही इंक्लूड करना चाहिए कि इनकम टैक्स मैंने कोई इनकम कर रहा हूँ या की है तो उसमें से दे रहा हूँ ना। इसी तरह से मुझे नहीं बचते तो एक अलग सवाल है। रियासत का तो पेट बढ़ रहा है ना, हम भूखे मरें, हम मुसीबत में रहें, उनका ख़जाना भर रहा है, मोटर पे बैठे हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ी खुशी दे रहे हैं, बल्कि बड़ी खुशी वो कहते हैं वो टैग लगवाएं ताकि आपको खड़ा ना होना पड़े। वो ये कि वो कहते हैं ना वो छित्रों वाले बढ़ा दें। बिल्कुल, ये बहुत इंतज़ार करना पड़ता है जी, हमें जल्दी फारग कर दें ताकि हमें फौरी तौर पे हम निकल जाएं, पैसे जितने मर्जी हमसे लें, कोई बोलने वाला है ही नहीं। बस इसी तरह चल रहा है और इसी तरह ये चलता रहना है। और मुझे तो कोई सच्ची बात है कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दुआ गो ज़रूर हूँ क्योंकि मायूसी गुनाह है। बिल्कुल इसी तरह से मैं ये समझता हूँ मायूसी गुनाह है। उम्मीद रहना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ को रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला नए से नए वज़ीर ख़जाना का जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, जो भी नया वज़ीर ख़जाना आता है ना, वो आवाम की गर्दन पे एक ने अगर स्पीड पे रखी है ना 80 पे, वो आता है 90 की कर देता है, दूसरा आता है वो 100 पे चला जाता है। और हर बार आवाम ये सोच रही होती है शायद इस बार बेहतरी होगी, शायद इस बार थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। लेकिन खैर बहुत ही अच्छी बात की है खटक साहब के, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब्दुर्रहमान, मैं आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि कोई भी हम सेक्टर उठा के देख लें, सबको टैक्सेशन के निज़ाम पे बड़े गिले हैं, बड़े शिकवे हैं कि पॉलिसीज़ जो हैं वो कम्प्रीहेंसिव तौर पर लेकर नहीं चलते। आखिर क्या वजह है? मैं विश ये पॉलिसीज़ जब तक जो है वो 10 साल के लिए बनाई जाएंगी, कानूनी 10 साल के लिए नहीं सेट की जाएगी कि ये टैक्सेशन है ये 10 साल के लिए होगी, ट्रेडर्स को टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा, हुकूमत अपने अखराजात कम नहीं करेगी, तब तक कुछ नहीं होगा। आम नौजवान को ये तासुर मिलता है कि ये मुल्क कोलैप्स कर चुका है, सारी जो लीड है, ब्यूरोक्रेसी है, हुकूमत है, इन सब के पैसे बाहर हैं। जो भी बंदा रिटायर होता है वो बाहर ममालिक में चला जाता है, उधर नेशनलिटी ले लेता है। अब तो हुकूमती वज़रा भी यही इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो भी ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है वो पुर्तगाल जाके रिहाइश ले लेता है। तो फिर इस सारे सिनेरियो में यहाँ पे कौन रहेगा, कौन यहाँ पे जो है वो मुल्क चलाएगा? सभी को अपनी अपनी दौड़ है कि बस यहाँ से निकलना है, नौजवान भी निकल रहे हैं, हर बंदा कारोबार बेच के निकलने की फ़िक्र में है। तो हुकूमत को ये देखना चाहिए कि आखिर बाहर ममालिक में क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी रेट्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अमन ओमान की सूरत हाल है, वहाँ पे उनकी इकानमी सेफ़ रहेगी, वहाँ पे वो खुद सेफ़ रहेंगे। तो अगर यहाँ पे हुकूमत ये सारा कुछ यहीं करते तो फिर क्यों लोग बाहर जाना पसंद करेंगे? पहले चंद 100 लोग जाते थे, फिर 1000 जाना शुरू हुआ, अब लाखों जा रहे हैं। तो एक टाइम पे तो यहाँ पे रहेगा कोई नहीं, या कम से कम जो है वो जिनको हम कहते हैं कि स्किल्ड लेबर है वो नहीं रहेगी, सारे के सारे बेकार बाबे रह जाएंगे या बच्चे रह जाएंगे, ख़वातीन रह जाएंगी। तो ये हुकूमत को के लिए जो है वो एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि उनकी होते हुए ना कोई बैरूनी इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार है, जो मौजूद है वो बाहर जाने की फ़िक्र में है।
और जो यहाँ पे लोगों के पेट भर रहे हैं, जिसमें IPPs है, वो बिजली इस्तेमाल नहीं करते लेकिन 2800 अरब रुपया उनको सालाना देना पड़ता है। ये अभी शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपये का टीका लगाया है, अभी फ्लोर मिल्स है वो अरबों रुपए के टीके लगाने को है। तो यही पैसा सरकार का ये काम होता है कि जो ज़्यादा कमाते हैं उनको ज़्यादा टैक्स नेट में लाते हैं, जो कम होते हैं उनको कहीं ना कहीं से रिलीफ दिया जाता है। मैं ये छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि यहाँ पे रहने के लिए लोगों को तावान भरना पड़ता है। अब एक बाइक वाला जिसकी बाइक मैक्सिमम 1 लाख रुपए की होगी, वो 2000 रुपये का चालान भरता है। तो एक गाड़ी वाला जिसकी गाड़ी 10 लाख की है या 1 करोड़ की है, चालान उसके लिए भी 2000 रुपये का है। या तो ये आमदन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से तय किया जाए, वरना जो छोटे बेचारे बाइक वाले, और ये ट्रैफिक पुलिस आप देख लें, सिर्फ बाइक वालों को रोक के खड़े। बिल्कुल ऐसे ये कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे ट्रैफिक के मसाइल हों, वो रोड सेफ्टी के हवाले से बात हो, ऑयल टैंकर एसोसिएशन के मसाइल हों, अगर कम्प्रीहेंसिव पॉलिसीज़ और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बना लें और फीडबैक अप्रोच शामिल कर लें तो ये तमाम मसले हल हो जाएँ। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया शराफत अली खान खटक साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। आई होप सो कि आपके ये जो मसाइल हैं ये बहुत जल्दी हल होते हुए दिखाई दें, क्योंकि ऑयल टैंकर एसोसिएशन जो है वो मुल्क की एक अहम एंटिटी है। उसमें तमाम अजला में, तमाम सूबों में जो है वो ऑयल की तरसील जो है वो पहुँचानी होती है। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि इनके जितने भी मसाइल उन्हें समझे, देखे और उन्हें हल करे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ ट्रैफ़िक के हवाले से। किसी भी शहर के लिए या शहरी के लिए ट्रैफ़िक की रवानी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अक्सर औकात हम देखते हैं कि फैसलाबाद के जो मसरूफ़ तरीन चौराहे हैं वहाँ पर ट्रैफ़िक काफ़ी देर तक ब्लॉक रहती है। आज ट्रैफ़िक की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा कि ट्रैफ़िक की सूरत हाल किस तरह से देख रहे हैं आप? कि ट्रैफ़िक की सूरत हाल क्या है। हम देखते हैं कि फैसलाबाद की अक्सर मसरूफ़ तरीन शाहें वहाँ पर ट्रैफ़िक ब्लॉक रहती है, तो वहाँ पर ट्रैफ़िक की मौजूदा सिचुएशन आप किस तरह से देख रहे हैं? कैनाल रोड हो गया या रेलवे स्टेशन चौक हो गया? शुक्रिया दानिश। ये मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये शायद लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़ा सब्जेक्ट है। लॉ एंड ऑर्डर में क्रिमिनल को ये पता होता है कि मैंने कोई भी जुर्म किया तो मुझे मैं पकड़ा भी जाऊंगा, कभी ना कभी पकड़ा जाऊंगा, मेरे खिलाफ FIR भी होगी, मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, फिर मुझे जमानत के लिए अदालतों में, जेल में खवार भी होना पड़ेगा। लेकिन ट्रैफिक ऐसा सब्जेक्ट है कि फैसलाबाद के शहरी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना अपना फर्ज समझते हैं। उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें 2000 रुपये का चालान होगा। चालान जो है वो 200 से लेके 2000 तक उसकी कैपेसिटी है। मुख्तलिफ जो कोड है ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के, उसके हिसाब से जुर्माना रखा गया है। लेकिन जो बिल्कुल कवानीन की खिलाफ वर्जी है उसका 2000 रुपये जुर्माना रखा गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग रोड ब्लॉक करके एहतजाज कर रहे हैं, रिक्शा ड्राइवर या बाइक सवार के हमारा 2000 रुपये का चालान कर दिया गया। आप यकीन करें कि ये खिलाफ वर्जियों में सबसे ज्यादा जो खिलाफ वर्जी सामने आ रही है वो 92 की खिलाफ वर्जी है। 14 अगस्त को सतियाना में 92 जाती ये भी बताइएगा कि मौजूदा ट्रैफिक के हवाले से बात करें तो क्या सूरत हालात देखते हैं? 6 लोग, मियां बीवी, उनके 4 बच्चे इंतहाई सीरियस कंडीशन में सिविल अस्पताल अलाइड अस्पताल 2 फैसलाबाद में अभी तक जेर इलाज है। उनमें से एक बच्चा कोमा में चला गया है, मुकम्मल तौर पर पैरालाइज है, और सिर्फ बस ड्राइवर की वन में जाने की गलती की वजह से। लेकिन बस ड्राइवर मौका से फरार हुआ, उसकी जो बस थी उसको थाना सतियाना में बंद कर दिया गया। अभी तक उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुकदमा दर्ज हो भी गया तो काबिले जमानत दफात है, फौरी तौर पर उसकी बेल हो जाएगी। लेकिन जो एक पूरा खानदान कसम पुरसी की हालत में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अलाइड अस्पताल 2 में पड़ा है, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां ये जो दीगर जुराइम है जिनमें स्ट्रीट क्राइम या उस तरह की, उससे भी बड़ा ये जुर्म है। आप दुश्मनी में किसी एक बंदे को कत्ल करने का टारगेट रखते हैं कि ये मेरा मुखालिफ है, इसको कत्ल कर देंगे। लेकिन अगर आप गाड़ी में, बस में गलत ड्राइविंग करेंगे, रश ड्राइविंग करेंगे, वन वे
बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल साहब फॉर तफसीलात। आप तफसीलात पे आगाह कर रहे थे। तफसीलात जो हैं, अगर हम ट्रैफ़िक के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि ट्रैफ़िक के कवानीन को फ़ॉलो करना एक शहरी की अवलिन तरजीह होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर अपनी कोताही जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। तो कोशिश ये करेंगे जब भी आप अपनी रोड पर निकलते हैं, ट्रैफ़िक के निज़ाम को देखते हैं, तो यहाँ पर हम कंप्लेन करने के साथ साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबल भी हो जाएँ। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और अक्सर औक़ात ये नेमत जब हमसे छिन जाती है हमें तब इसका अंदाज़ा होता है। और आज के अगर मौजूदा दौर में देखें तो सबसे अहम चैलेंज जो ये है कि मोटापे को किस तरह से कम किया जाए, ये किस तरह से हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहा है। हम देख रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा एस्थेटिक प्रोसीजर करवाने लग गए हैं। क्या ये जो प्रोसीजर हैं ये सेहत के लिए अच्छे हैं या नेगेटिव असरात भी डालते हैं, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद की बहुत ही माहिर क्लिनिकल डाइटिशियन जो कि डॉक्टर महा नसीर शेख साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं महा? आई एम गुड। थैंक यू सो मच महा फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज के दौर में मैं ये समझती हूँ कि वेट गेन करने के साथ साथ वेट लॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस चैलेंज को compete करने के लिए, इस चैलेंज को टैकल करने के लिए हम डिफरेंट एस्थेटिक्स प्रोसीजर करवा रहे हैं। क्या ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद के साथ साथ नुकसानदेह भी हैं? वेल सबसे पहले मैं ये बात करूँगी कि वेट आपका गेन होता क्यों है। हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स पर भी डेफिनेटली आएंगे। जब भी हमारा डिसबैलेंस से क्रिएट होता है, खाने की मिकदार हमारी अच्छी नहीं होती, फ़िज़िकल एक्टिविटी हम नहीं करते, या हो सकता है कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है तो आपको मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो सबसे पहले हमें असेसमेंट करना ज़रूरी है कि आपका रीज़न क्या है, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिस वजह से आपकी बॉडी के अंदर चर्बी की मिकदार बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो डाइटिशियन को विज़िट करना पसंद नहीं करते या उनको लगता है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी रिसेंटली जैसे 14 अगस्त पे सेल्स लगी हुई थी एंड आई वाज सीइंग पर्सनली कि लोग वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, लंबे लंबे बिल्स पे कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सो पहले एक बेसिक एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, हमें एक जनरल असेसमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम उनको दे सकते हैं। जैसे कि आपने बात की कि एस्थेटिक प्रोसीजर्स हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं या नहीं, तो मैं हमेशा बात करती हूँ कि हेल्पिंग टूल्स के तौर पे आपके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन आप इन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। आपको सबसे पहले डाइट ही मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे स्लिमिंग ड्रिप्स बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके फ़ैट को डिज़ोल्व करते हैं, बॉडी में एनर्जी में कन्वर्ट कराते हैं, तो नेचुरली आपकी बॉडी उसको एलिमिनेट करती है बॉडी में से। बात लेकिन वही आ जाएगी, साथ डाइट कितनी अच्छी मेंटेन करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। लेकिन डाइट के हवाले से भी ना डॉक्टर महा हमारे यहाँ डिफरेंट मिथ्स पाई जाती हैं। अगर हम देखें, हम समझते हैं कि डाइट जो है ना खाने का नाम है। अगर किसी से पूछ लें कि वो वेट लॉस करने की तरफ जा रहा है ना, वो खाना पीना छोड़ देगा, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि उसकी सेहत काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रही है। इस मिथ के हवाले से आप क्या कहेंगी? जब भी कोई पेशेंट क्रैश डाइट कर रहा होता है, एक्चुअली तकरीबन हर पेशेंट मेरा क्रैश डाइट कर रहा होता है, उसके बाद वो एक बैलेंस डाइट पे आता है। और नॉर्मली मेरे पेशेंट्स तो मुझे ये कहते हैं आप बहुत ज़्यादा खाने के लिए दे देती हैं। तो असल में जब आप गलत चीज़ खा रहे होते हैं ना, तो वो आप बहुत कैलोरी डेंस फूड ले रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बाहर से बर्गर खाया है, पिज़्ज़ा खाया है, तो वो बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला फूड तो आपने ले लिया, एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा उससे मिल गई, लेकिन आपने सही मिकदार में सही चीज़ें नहीं खाई। इस वजह से आप एक क्रैश डाइट पे चले जाते हैं कि मैंने खाया तो थोड़ा सा है, खाया तो मैंने एक दफ़ा है, लेकिन पीछे सारी जो गेम प्ले हो रहा होता है वो कैलोरीज़ का हो रहा होता है। अगर आप पूरे दिन में जो कैलोरीज़ हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे एक मील आपका 400 से 500 कैलोरी का हो सकता है, तो आप 3 मील्स ईजिली अपने इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही मील में 2000 कैलोरीज़ या 1500 कैलोरीज़ ले लेंगे, दैन डेफिनेटली हमारे पास एक हेल्दी तरीके का वेट लॉस नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह से, और ये अक्सर गलतियाँ हम और आप लोग कर रहे होते हैं कि जब हम डाइट के हवाले से बात करें तो हम ये समझते हैं शायद कुछ ना खाया जाए तो वेट जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन दरअसल ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। यहाँ पर डॉक्टर महा ये भी बताइएगा, नाश्ते को लेकर भी डिफरेंट राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो नाश्ता छोड़ देते हैं, दोपहर में खाना ले लेंगे या रात को अच्छे वाला खा लेंगे। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखती हैं, ये सेहत के लिए कितना बुरा हो सकता है?
देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा अक्सर हो सकता है कि ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, हमारी शुगर भी लो हो सकती है और हमें बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी होती है। जब आपने खुद भी नोटिस किया हो कि हम बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, लो एनर्जी होती है, फिर हम कहते हैं बॉडी में थकान है, मसल क्रैम्प्स ख़त्म नहीं हो रहे, फटीग ख़त्म नहीं हो रही, तो वो कैसे ख़त्म होगी? आपने सुबह उठते काम करना होता है, अपना माइंड भी यूज़ करना होता है, अपनी बॉडी भी यूज़ करनी होती है। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस वर्क कर रहे हैं, घर पे काम कर रहे हैं, तो नाश्ता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अच्छे से नाश्ता करें, जो आपका दिल करता है आप खाएं। बात सिर्फ इतनी है कि कैलोरीज कैसे मैनेज करेंगे, इसके साथ जो भी आप फूड कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं कि वो आपकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं। हो सकता है कोई जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, किसी को दूध पीने से मसला है, हो सकता है दूसरे इंसान को नहीं है, तो उसके लिए बेनिफिशियल है। तो हर इंसान का असेसमेंट बहुत अलग तरीके से होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, उसकी एज के लिहाज से, बॉडी की कंडीशन के लिहाज से और लाइक्स के लिहाज से। तो आप एक तो दूसरे का डाइट प्लान बिल्कुल फॉलो ना किया करें, ये तो मैं सबको कहना चाहूँगी। एक दूसरे का डाइट प्लान बिल्कुल नहीं फॉलो करना चाहिए। एंड ब्रेकफास्ट इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर डे, वो लाजमी करें, फिर जाके आपका वेट कम होगा। और एक और गलती ही करते हैं, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि हम दूसरे का डाइट चार्ट फॉलो कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि किसी एक ने डाइट चार्ट बना लिया है, हम देखेंगे अच्छा मैं अपनी फ्रेंड को भी फॉरवर्ड कर देती हूँ, अच्छा मैं इससे जो वेट लॉस किया है तुम भी इससे वेट लॉस करो। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रही होती है। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी। मैं आज उन तमाम लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछूंगी जो कि स्क्रीन के उस पार सिर्फ और सिर्फ इस इंतज़ार में कि मैंने वेट कम करना है। तो जूसेस, और हम देखते हैं कि जूसेस पे रहकर लोग वेट कम कर रहे होते हैं, खाने पीने की मकदार को कम किया होता है। तो एक वेट लॉस करने वाले पर्सन को कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ वो कर सकता है सेहत के मेंटेन करने के लिए? एक्चुअली हर पेशेंट का कैलोरी डेफिसिट अलग बनेगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम एक फ़ीमेल की बात करें, अडल्ट फीमेल की, तो उसकी डेली की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है। तो हम बाय टाइम उसकी कैलोरीज थोड़ी कम करते जाएंगे, जिससे एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट होगा और उसका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। वहीं पे अगर हम किसी मेल एडल्ट की बात करें तो उसको 3000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है अपने डेली काम करने के लिए, बॉडी की एनर्जी के लिए, और जहाँ पे आपकी बॉडी भी फंक्शंस अपने परफॉर्म कर सके, तो उसका कैलोरी डेफिसिट डिफरेंट तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल किसी को मेडिकल कंडीशन है तो उसकी पूरी जो है हमारे पास चेंज हो जाएगी केमिस्ट्री के, हम कैसे फूड आइटम्स देंगे, कितना डेफिसिट बनाएंगे, और साथ कोई मेडिकेशन वो इस्तेमाल कर रहा है नहीं कर रहा। तो बेसिकली पूरा एक प्रोसेस होता है। फिर यहाँ पे अगर मैं कोई डाइट प्लान अगर शेयर कर दूँगी, बात वही आ जाएगी कि एक डाइट प्लान किसी के लिए नहीं है। अगर हम जनरल हैबिट्स में बात करें कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, आप 45 मिनट्स की वॉक डेली शुरू कर दें। आप फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं खाने में, उसकी मिकदार कम कर दें। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो वो आप नॉन कंसेक्टिव डेज पे ले जाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल बाहर का ना खाएं, आप 80-20 रूल फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आप 80% अपनी सेहत बेहतर करने के लिए खाना खाएं और 20% आप वो चीज़ें खाएं जो आपको पसंद है, ताकि सेहत भी आपकी मेंटेन रहे और आप दूसरी चीज़ें भी इंजॉय कर सकें। अभी आपने कहा कि वो चीज़ें खाएं जो आपको पसंद है। बहुत सारे लोगों को फास्ट फूड बहुत पसंद होता है, राइस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और इन सब के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज होता है कि वेट को किस तरह से कम किया जाए। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। ओके, उसमें यही है कि पहले तो कोशिश करें जो भी आपके जंक फूड वाली ऑप्शंस हैं वो घर पे ज़रा हेल्दी तरीके से बना लें, थोड़ी सी उसकी कैलोरीज हम मैनेज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लो फैट चीज़ मिलती है, आप उस पर चले जाएं, कैलोरीज का थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। आप वाइट ब्रेड की जगह व्हीट ब्रेड पे चले जाएं, ओट्स ब्रेड पे चले जाएं, थोड़ा फाइबर इंटेक बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ वेजिटेबल्स का पोर्शन ज़्यादा ऐड कर लें, चिकन का थोड़ा नॉर्मल कर लें, तो ओवरऑल वो कैलोरीज में कम हो जाएगा। तो कैलोरीज कम करना हमारा मकसद है, मकसद आपके फूड को निकालना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट अगर मेरे पास आता है, वो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना चाहता है, मैं कोई चीज़ प्रमोट नहीं कर रही, मैं पेशेंट्स को बताना चाहूँगी, लेकिन हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उनको मैं रिकमेंड कर देती हूँ कि आप डाइट कोक ले लें। अगर आप बिल्कुल नहीं रह सकते तो वो 0 कैलोरी है, तो उससे आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो हम फूड चॉइसेस को अलग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, बंद कुछ भी नहीं करते। सो ये बहुत रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि डाइटिशियन सब खाने के लिए बंद कर देते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। गलत बहुत सारे ऐसे लोगों को खुश कर दिया है जो इससे पहले सोच रहे थे कि शायद हमारा बर्गर भी बंद होगा, पिज़्ज़ा खाना भी छोड़ देंगे, लेकिन तमाम चीज़ों को साथ लेकर चले, लेकिन इसे थोड़ी सी हेल्दी वे में आप रखेंगे तो आपकी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं तो थोड़ा सा मोटापा पाया जाता है। तो आप खाने पीने की चीज़ें भी अपनी रखें, लेकिन साथ ही साथ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में, वो लाजमी करें। एक और चीज़ डॉक्टर महा, हम ये देखते हैं कि आजकल तो बच्चों में भी मोटापा आ रहा है, इसकी क्या रीज़न है?
असल में मैं इस पे थोड़ा सा कल्प्रेट पेरेंट्स को समझती हूँ, क्योंकि जब आपने सेलफोन हाथ में दे दिया है, बच्चे को ऑर्डर करने का बता दिया है, उसको कार्ड की एक्सेस दे दी है, तो डेफिनेटली वो अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर करता है। स्नैक्स बहुत ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, डिफरेंट तरह की चॉकलेट्स, बिस्किट्स, वो हाई इन कैलोरीज होती हैं। बिल्कुल, बच्चों के लिए मोटापा बहुत बड़ा और ख़तरनाक हो सकता है। आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी, आपसे मैं फर्दर भी जानूंगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए हमारे साथ भी। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही थी आपकी सेहत के हवाले से। हम देखते हैं कि सेहत जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सेहतमंद होंगे तो हम अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात बहुत अच्छे से देख सकेंगे। अगर हम हाउसवाइफ हैं तो हम अपने घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर हम ऑफ़िस वर्कर हैं तो हम ऑफ़िस के मामलात जो हैं वो तभी सही से सर अंजाम दे पाएंगे अगर हम सेहतमंद हैं। और आज के दौर में हम देख रहे हैं जिस तवातुर से मोटापा बढ़ रहा है, ये एक अलमिया भी है, लेकिन एक अलमिया ये भी है कि हम डाइटिशियन के पास नहीं जाते। तो डाइटिशियन के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर महाजर से हम बात कर रहे थे कि आजकल बच्चों में भी मोटापा पाया जा रहा है, तो पेरेंट्स के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो सबसे पहले इसकी वजूहात आप बता रही थी, वहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे और फिर इसका हल क्या है। एक्चुअली वजूहत यही है कि एक तो मुझे लगता है सेल्फ एक्सेस बच्चे को नहीं देनी चाहिए ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि बच्चे को नहीं पता इसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितना ज़्यादा फैट कंटेंट है, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन एज एन अडल्ट हमें एक जनरल नॉलेज होना चाहिए लेबल रीडिंग का, कि किसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, जनरल पोर्शन साइजेस क्या हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एजुकेशन से आएगा। हम गूगल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो किसी अच्छे तरीके में भी इस्तेमाल करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो आई थिंक कि बच्चों से ये एक्सेस जो है वो हमें ले लेनी चाहिए वापस, ताकि हम बच्चे का खुद से एक प्लान सेट करें कि बच्चा क्या खाएगा, कितनी मिकदार में उसको चीज़ें खाने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। अगर हम अपनी बात करें बैक इन टाइम, मेरे ख्याल से हम लोग सारे दिन बाहर खेलते रहते थे, ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलना, वर्कआउट करना, या हम साइकिलिंग बहुत करते होते थे। लेकिन आजकल सिर्फ आपको गेमिंग जोन चाहिए, आप सारा दिन बैठ के लैपटॉप पे गेम्स खेलते हैं, तो वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी की तरफ लेकर जाती है। आउटडोर एक्टिविटीज़ को इनकरेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पाकिस्तान में जनरली हम ओबेसिटी की बात करें, जिसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, एडल्ट्स भी हैं, तकरीबन 50% तक जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम ओबेसिटी का शिकार हो गई है, ओवरवेट है, जिसको WHO अभी बताता है कि ये चीज़ हो चुकी है। और स्पेसिफिकली अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो 40% जो फैसलाबादी लोग हैं वो भी ओबेसिटी का शिकार है, मतलब मोटापे का शिकार है। ओबेसिटी लफ्ज़ हम तब लगाते हैं जब ये किसी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये ओवरवेट से ऊपर चली गई है बात। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का जो हल है, एक तो सबसे पहले वेट मैनेजमेंट के लिए डाइट को ही मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कहें फ़िलहाल मेडिसिन काम कर देगी, ऐसा नहीं होगा, फ़िलहाल कैप्सूल खा लूँ, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। लेकिन डॉक्टर मार्केट में हमने देखा है कि वेट डिज़ोल्व इंजेक्शंस भी, ये भी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है और कौन लोग करवा सकते हैं? एक्चुअली फ़ैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस मदद करते हैं। मैं हमेशा बात करती हूँ ये चीज़ें मदद करती हैं आपको, लेकिन ये पहला और आखिरी तरीका नहीं हो सकता आपके लिए। आपका वज़न अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन इसमें भी लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे FDA हमारे पास अप्रूव करता है कि अगर आपका 120 किलो तक वज़न है तो आप स्लिमिंग ड्रिप्स लगवा सकते हैं, फिर आप उस सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए। अगर आपके LFTs बढ़े हुए हैं, अगर आपके RFTs बढ़े हुए हैं, अगर आपको कैंसर की हिस्ट्री है, कोई डिजीज़ है, तो हम देखेंगे हम वो इंजेक्शंस आपको दे सकते हैं या नहीं दे सकते, कितनी मिकदार में दे सकते हैं। अगर एवरेजली बात करें तो 6 to 8 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं स्लिमिंग ड्रिप्स के वेट लॉस के लिए। इंजेक्शंस में भी इसी तरह है, डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के साथ उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। हम वहाँ पर वो इंजेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी का फैट है, फैट पॉकेट्स बनी हुई हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सेशंस के अंदर आपका जो है इंचेस को रिड्यूस करता है, चर्बी को पिघलाता है बॉडी में से, और वो आपकी चर्बी नेचुरली आपकी बॉडी में से एलिमिनेट होना शुरू हो जाती है। और क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? हम अक्सर औकात देखते हैं कि किसी ने अगर कोई स्लिमिंग एस्थेटिक प्रोसीजर करवाया भी है तो हम अक्सर इसी स्ट्रेस में रहते हैं कि शायद कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, मैं नहीं करवा सकता, मेरी सेहत पे बुरे असरात हो सकते हैं। तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? देखिए, मैं तो पर्सनली जो मेरे सारे पेशेंट्स होते हैं उनके एक दफ़ा कंप्लीट में टेस्ट करवाती हूँ। अगर आपके टेस्ट 2 महीने 3 महीने पुराने हो चुके हैं तो मैं उसको कंसिडर नहीं करती। अक्सर पेशेंट्स फाइल लेके आते हैं 6-6 महीने पुरानी, वो उस टाइम पे आपकी बॉडी की कंडीशन थी। आपकी बॉडी चेंज होती है डेली बेसिस पर भी, वीकली बेसिस पर भी, आपका मूड कैसा है, आपकी सेहत कैसी है, तो हम आपके टेस्ट एक तो करवाएंगे, आपकी सारी हिस्ट्री लेंगे, पिछले 2 साल में कोई सर्जरी हुई है, कभी ज़िंदगी में हुई है, आपको अगर फॉर एग्जांपल आप हाइपरटेंसिव हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ता है,
तो सारी हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद ही एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है कि कौन सा प्रोसीजर दे सकते हैं। अगर कोई इंजेक्शंस पे नहीं जाना चाहता, कैविटेशन का प्रोसेस मौजूद है, हाइफो का मौजूद है, क्रायोलिपोलाइसिस है, ये सारे प्रोसीजर्स आपके फैट को डिसॉल्व कराते हैं बॉडी में, उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, आपकी बॉडी में से नेचुरली उसको निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी बात आ जाएगी साथ डाइट कितनी अच्छी मेंटेन करेंगे, डाइट प्लान कितने अच्छे से फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप करते जाएं, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता फॉलो किया, रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 10 साल का जो फैट है आपका, 10 साल में आपने जो इतना ओबेसिटी को बढ़ाया है, वो 10 दिन में ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से कंसिस्टेंसी बड़ी मैटर करती है। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी से मुझे एक बात याद आई है कि वो लोग जो जिम करते हैं वेट कम करने के लिए, हम देखते हैं कि वो 1 से 2 महीने 3 महीने जिम करते हैं, उनका वेट कम भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो जिम छोड़ते हैं, वेट जो है वो दोबारा से गेन होना शुरू हो जाता है। और इनडायरेक्टली फिर ये कहा जाता है कि जिम का कोई फ़ायदा नहीं है, इंसान जो है वो पतला नहीं होता। तो इसे किस तरह से हम मेनटेन रख सकते हैं वेट को? ओके, देखिए, एक तो जब हम जिम कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी के लिए 25 से 30% जो है फिजिकल एक्टिविटी वर्क करती है आपके वेट लॉस में। आपके सेहतमंद होने में 75% तक आपकी डाइट ही उसमें रोल प्ले कर रही होती है कि आपका वज़न बढ़ेगा, कम होगा या मेंटेन रहेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर है, जब हमने जिम छोड़ा, हम वापस वही सारी हैबिट्स फॉलो करने लग गए जो हमारी पहले थी। हमने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल शुरू कर दिया, हमने बाहर से खाना खाना शुरू कर दिया, हमने हाई कैलोरी फूड लेना शुरू कर दिया। हमने ये नहीं देखा कि अब इसको मेंटेन भी करना है। तो इस वजह से वापस से जब फ़ौरन से दोबारा वज़न आ जाता है, तो लोगों को लगता है ये जिम की गलती है, जबकि जिम उसमें कोई गलती नहीं कर रहा। आप फिर से गलती कर रहे हैं कि आपने पहले 6 महीने मेहनत की, उसके बाद आपने 6 हफ्ते में उसको दोबारा से गेन कर लिया। मेंटेनेंस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह से मेंटेन रखेंगे। तो बस ये थोड़े से मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे हमें थोड़ा सा और एजुकेट करना चाहिए और लोगों बिल्कुल को। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिम के हवाले से हम देख रहे हैं, ये तो कॉमन बात पाई जाती है कि जब तक जिम करते रहो आपका वेट जो है वो मेंटेन रहेगा जैसे ही आप छोड़ देंगे। लेकिन हम अपनी गलतियों को भूल जाते हैं, जो गलतियाँ हम जिम छोड़ने के बाद करते हैं। और एक और चीज़ है मोटापे के साथ कनेक्ट करती है, वो ये है कि जिन पेशेंट्स को शुगर होती है उनका मोटापा शायद ज़्यादा होता है। तो ये 2 चीज़ों को किस तरह से साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि शुगर में बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर मना करते हैं। बिल्कुल। तो मोटापे को भी कम करना है, शुगर की बीमारी भी है, तो ये दोनों को साथ लेकर किस तरह से हेल्दी डाइट और स्टाइल मेंटेन किया जा सकता है? फिर जितने भी पेशेंट्स हैं, चाहे उनको मोटापे के साथ शुगर है, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो रहा है, यूरिक एसिड का मसला बढ़ रहा है, फैटी लिवर की कंडीशन हो रही है, ये सारा कुछ फैट के साथ कहीं ना कहीं लिंक है। जब भी हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पीछे ओबेसिटी रीज़न है, वज़न बढ़ना रीज़न है। जहाँ पर आपने शुगर की बात की, उसमें तो 100% हमारी डाइट ही काम करती है। कब तक आप गोली खाएंगे, उसके बाद आप इंसुलिन पे चले जाएंगे, फिर उसके आप यूनिट्स बढ़ाएंगे, जहाँ आप 5 यूनिट ले रहे थे आप 10 पे चले जाएंगे। वो वक्त के साथ बढ़ेगा। उसको अगर हम मेंटेन कर लेंगे, अपने HbA1c को हम रिड्यूस कर लेंगे, तो हमारी तबीयत बहुत बेहतर हो जाएगी, सेहत बेहतर हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक पेशेंट का बताना चाहूँगी, हमारे पास एक पेशेंट आ रहे थे, उनकी 60 ईयर्स प्लस एज है और उनका HbA1c 11 था और अभी वो 3 महीने में रिड्यूस होकर 8.5 तक आ चुका है। रिजल्ट्स आते हैं, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा डाइट को मॉनिटर करना पड़ता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम शुगर में अब ये भी मसला आता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जाता है, अचानक से शुगर ड्रॉप भी हो जाती है। तो हमें उसको पूरे दिन का बैलेंस बनाना पड़ता है कि जहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा बढ़े भी ना, बहुत ज़्यादा ड्रॉप भी ना हो। तो जो इन बिटवीन बैलेंस है वो एक हेल्दी डाइट से होता है, अच्छी फाइबर इनटेक से होता है, कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन कम करने से होता है, और प्रोटीन हम उनको नॉर्मल रेंज में दे सकते हैं जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। सही है। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। वॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मैं सबको बताना चाहूँगी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, वॉक स्टार्ट कर दें, आप 100% चेंजेस देखेंगे अपनी बॉडी में। कंसिस्टेंसी से वॉक शुरू करें। सही, और साथ आप पतले भी हो जाएंगे, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स के लिए वेट को मेंटेन करना और साथ अपनी शुगर को मेंटेन रखना ये बहुत बड़ा मसला है। और ये मसला 2 ही चीज़ों से हल होता हुआ दिखाई देता है। एक ये कि आपने अपनी डाइट प्लान जो है वो बेहतरीन तौर पे सरअंजाम देना है, और दूसरा ये कि अपने लाइफस्टाइल में बहुत बेहतरी लेकर आनी है। वॉक करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप जो हैं अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर महा, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। आपकी बातें बहुत खूबसूरत थी, और ये स्क्रीन के उस पार जो लोग वेट कम करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो यकीनन उनके लिए ये सेशन बड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा होगा। तो आज से आप कोशिश करें और डाइटिशियन के पास लाजमी जाएं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं गोल्ड मार्केट में प्राइस के हवाले से। हम देख रहे हैं कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि कभी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन कम होती है तो सिर्फ 200 से 300 रुपये या कभी कभी 1000 रुपये। तो आज गोल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, गोल्ड का रेट, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो आज जो गोल्ड प्राइस पर तोला है वो ये है 3,60,400 जो है वो एक तोला फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से अगर हम 10 ग्राम के हवाले से बात करें तो 10 ग्राम जो है वो 3,08,985 का फ़रोख्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमत में थोड़ी सी कमी आ रही है, ये कहें कि ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है, लेकिन फिर भी गोल्ड को आज के दौर में भी सेफ़ इन्वेस्टमेंट समझा जा रहा है। शादी के हवाले से घर में टॉपिक हो या इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो गोल्ड को सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट समझा जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में गोल्ड की प्राइसेस किस तरह से कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। अब इम्कान तो यही नज़र आ रहे हैं कि शायद थोड़ी सी कम हो। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद स्पोर्ट्स के हवाले से। मैं ये समझती हूँ कि खेल जो है वो इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है। इसमें डिफरेंट हमारी स्पोर्ट्स आ जाती हैं जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, लेकिन एक स्पोर्ट ऐसी है जिसे हम देख रहे हैं कि उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, वो है साइकिलिंग की। इसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अगर हम इसे प्रॉपर प्रमोट करें तो हम देखेंगे कि फैसलाबाद से बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फैसलाबाद में एक शख्सियत ऐसी हैं जो इस खेल को जो है वो फ़रोग़ दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनसे उनकी इनसाइट्स भी इस हवाले से जानेंगे। मैं बात कर रही हूँ खादिम हुसैन की। आप डिवीज़नल सदर हैं साइकिलिंग एसोसिएशन फैसलाबाद के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है फैसलाबाद की पहली साइकिलिंग कोच ने, जिनका नाम है निशा खालिद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं निशा आप? जी ठीक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निशा, सबसे पहले तो मैं आपसे ही बात का आगाज़ करूँगी। कैसा महसूस होता है जब आपको ये एजाज़ दिया जाता है कि आप फैसलाबाद की पहली खातून साइकिल कोच हैं? जी बहुत अच्छा फ़ील होता है। और मेरे साथ मेरे कोच हैं सर खादिम हुसैन, सदर हैं फैसलाबाद साइकिलिंग एसोसिएशन के। तो रिसेंटली मैंने कंप्लीट किया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा मौका फ़राहम किया है हमें कि एक नया टैलेंट आगे लेके आने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से है। और मैं समझती हूँ ये बड़ी एजाज़ की बात होती है जब आप अपने शहर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं और शहर के लिए इतनी अचीवमेंट्स हैं आप लेकर आती हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाब रखे। खादिम हुसैन साहब, आपसे गुफ्तगू का फिर दोबारा से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। अगर हम बात करें डिफरेंट स्पोर्ट्स की, हम देखते हैं कि क्रिकेट पर भी फोकस किया जाता है, फ़ुटबॉल पर भी थोड़ी बहुत हम देखते हैं कि इस पर इंपॉर्टेंस के हवाले से काम हो रहा है। साइकिलिंग के हवाले से किस तरह से काम किया जा रहा है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो सिटी 41 का शुक्रिया कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया स्पोर्ट्स पे बात करने के लिए। तो साइकिलिंग एक बहुत अच्छा खेल है। तो इसमें एक हेल्दी एक्टिविटी, सभी स्पोर्ट्स में माशाल्लाह सभी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन साइकिलिंग क्योंकि फासलाती गेम है और इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो डेली 40 से 45 किलोमीटर प्रैक्टिस कर रहे हैं साइकिल की। तो उसमें समझ लें कि 1 से 1.5 घंटा जो वो बच्चे रेगुलर साइकिल चलाते हैं उससे मसल्स बेहतर होते हैं। तो साइकिलिंग जो है उसको प्रमोट करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसको मैक्सिमम आपके लेके जा सकें। और उसकी जो मिसाल आपको सामने नज़र आ रही है, अभी निशा खालिद बैठी हुई है, तो ये 2020 में जो इन्होंने साइकिलिंग शुरू की स्कूल लेवल पे, तो स्कूल के कंपटीशन जो उनमें मैंने देखा कि एक अच्छी बच्ची जो खेल रही है, तो हमने इसको तरबियत के लिए क्या मैं सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद निशा खालिद और हमारी और भी बच्चियाँ हैं जो इकरा नाज और 3-4 और लड़कियाँ जो हमारी पंजाब फैसलाबाद की टीम बनी। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो नेशनल चैम्पियनशिप आ रही थी ग्वादर में, उसके लिए पंजाब टीम के ट्रायल थे। हमने लाहौर ट्रायल्स के लिए इन बच्चों को भेजा, बल्कि मैंने खुद ही पूरी सरपरस्ती की अपनी फैसलाबाद के इन बच्चों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने टीम में अपनी जगह बनाई और ये ट्रायल्स में हमने पोजीशन ली और पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए ये ग्वादर गए और नेशनल चैम्पियनशिप खेली। और ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने सिल्वर मेडल विन किया। पंजाब की टीम में सिल्वर हुई तो इन बच्चों ने सिल्वर मेडल विन किया। तो हमारे बच्चे जो इनमें टैलेंट भी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह जो साइकिलिंग की ग्रोथ है वो भी है। साइकिलिंग एसोसिएशन जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। और दूसरा ये कि हमने रिसेंटली अभी साइकिलिंग एकेडमी शुरू की है फैसलाबाद में, इकरा इस्लामिया साइकिलिंग एकेडमी, जो 202 गटी जो बॉयज़ स्कूल है उसके पास बड़ा ग्राउंड है, उसमें हमने शुरू किया इसको। वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट जो बच्चों की तरबियत दी जा रही है। और निशा खालिद, क्योंकि ये हमारे लिए भी ऑनर की बात है, फैसलाबाद डिवीज़न साइकिलिंग एसोसिएशन
कि ये बच्ची जो है पहली खातून कोच हैं जो जिन्होंने लेवल 1 कोचिंग कोर्स कंप्लीट किया वर्ल्ड साइकिलिंग सेंटर कोरिया से। तो ये क्वालिफाइड कोच भी हैं, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। मैं ख़ुद भी वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग उसको चेक कर रहा हूँ। तो जितने लोग भी हैं बिल्कुल इसी तरह से साइकिलिंग जो है हम देख रहे हैं कि इसका ट्रेंड माजी में थोड़ा कम होता हुआ देख रहे हैं कि डिफरेंट हम स्पोर्ट्स देख रहे हैं कि उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन साइकिलिंग जो है इसके लिए आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को इसमें मज़ीद कामयाब करे। निशा, मैं आपसे फ़र्दर जानना चाहती हूँ, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने सिल्वर मेडल जो है वो पंजाब के लिए विन किया? क्या क्या जाहिर सी बात है जब आप किसी स्पोर्ट्स में आते हैं और नहीं होती है वो स्पोर्ट्स तो चैलेंजेस भी होते होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पहले तो हमने इधर सर ने हमें ट्रेनिंग करवाई, उसके लिए फिर ट्रायल्स हुए पंजाब टीम्स के लिए, तो उधर सिलेक्शन हुई। मेरे साथ इकरा नाज थी और वो पहले भी पाकिस्तान चैम्पियन रही हैं, नेशनल चैम्पियन रही हैं, नेशनल चैम्पियन है वो पाकिस्तान की। तो यहाँ से हम फैसलाबाद से ग्वादर गए, उधर हमने उधर भी 2-3 दिन का हमें मिला टाइम, उधर ट्रेनिंग की। तो उधर से हमने सिल्वर मेडल हासिल किया। जब पंजाब वापस आए तो बहुत अच्छा फील हुआ, सब लोगों ने बहुत अच्छा हमारे साथ वेलकम किया हमारा, तो बहुत अच्छा फील हुआ इधर आके। सही। अच्छा, जब आपने साइकिल के हवाले से सोचा था कि अब आपने साइकिलिस्ट बनना है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने स्पोर्ट्स भी किया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं निशात कोई और फील्ड चूज़ कर लो, स्पोर्ट्स में तो इतनी वेरिएशन है। आपके साथ भी ऐसे ही हुआ? नहीं, ऐसे तो नहीं हुआ। मेरी फैमिली भी स्पोर्टिव थी और 2020 में मैंने स्टार्ट की है। स्कूल लेवल से मैंने स्टार्ट की, उधर मेरा पहला कंपटीशन था तो उसमें मैं 3rd हुई, ब्राउन मेडल हासिल किया। तो उधर से साइकिलिंग फेडरेशन ने मुझे देखा, पहचाना और सर ने मुझे फिर सर खादिम ने मुझे उधर से कैंप में शामिल किया, ट्रेनिंग दी। तो मुश्किल होती हैं, थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन वो फेस करनी पड़ती हैं जब कुछ हासिल करना हो। बिल्कुल। और एक और बात यहाँ पर मैं निशा कहना चाहूँगी कि अगर हमारी सोसाइटी प्रोग्रेसिव होना या हमारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हों जो आपको सपोर्ट कर रहे हों तो एक खातून का कामयाब होना इससे कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इस सिलसिले में बहुत लकी रही हैं कि आपके आसपास बहुत ही सपोर्टिव लोग थे, और बहुत कम लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि आपके पास आसपास सपोर्टिव लोग होते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास सपोर्टिव पर्सन नहीं भी हैं तब भी आप अपनी मेहनत का तसलसल इसी तरह से जारी रखें। खादिम हुसैन साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में साइकिलिस्ट बनने के लिए या बनने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? जी बिल्कुल। जैसे ही हम साइकिलिंग शुरू करते हैं तो अगर हमारा एक अच्छी ट्रेनिंग हमें मिल जाती है, प्रॉपर हम उसको कोचिंग मिल जाती है, डाइट प्लान अच्छा होता है, साइकिल अच्छा हो, तो ज़रूर बच्चे हमारा क्योंकि पंजाब को हम लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे फैसलाबाद के में बहुत टैलेंट है साइकिलिंग का, तो हमारे बच्चे ऑलरेडी पंजाब को लीड कर रहे हैं। पंजाब लोग जब भी पंजाब की टीम बनती है उसमें 4-5 लोग जो फैसलाबाद के होते हैं, क्योंकि टोटल 6 लोगों की टीम होती है जिसमें 4 लोग या 5 लोग हमारे फैसलाबाद के होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारा टैलेंट जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ सिर्फ सरपरस्ती की ज़रूरत है। साइकिलिंग एसोसिएशन अपना रोल प्ले कर रही है। तो अभी डिवीज़न स्पोर्ट ऑफिसर सैयद मंजर फरीशा वो भी बहुत एक्टिव हैं। अभी हमें 14 अगस्त का जो इवेंट हमने करवाया, रेस भी थी और रैली भी थी, तो उसमें हमारे 60 से ज़्यादा लोग जो है उन्होंने फैसलाबादी खिलाड़ियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और ये 40 किलोमीटर का हमने कंपटीशन करवाया। और स्टार्ट पे जो डिवीज़न स्पोर्ट ऑफिसर फैसलाबाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया और स्टार्ट दिया, तो हमें खुशी हुई कि वो अभी उस स्पोर्ट्स को, साइकिलिंग को जो है वो एक अच्छी गेम में प्रमोट किया जा रहा है। तो हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जा रहे हैं। जितने भी लोग साइकिलिंग करना चाहते हैं या जिनको कोचिंग की ज़रूरत है या जो साइकिलिंग के हवाले से कुछ अपना इल्म जो बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास क्वालिफाइड कोच मौजूद हैं, वो हमारी एकेडमी में विज़िट करें और इंशाल्लाह हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम साइकिलिंग के हवाले से बात करें, एक ऐसी स्पोर्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें डेली एक्टिविटीज़ और हेल्दी रहने के लिए बड़ा अच्छा इक़दाम इसमें होता है। और एक और चीज़ ये है कि इस स्पोर्ट्स पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत हद तक इसे प्रमोट करने की कोशिशें की भी जा रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 14 अगस्त पे ही हम साइकिलिंग या ऐसी रैलियाँ देख रहे हैं। फर्दर भी क्या इम्कान है इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ।
एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है साइकिलिंग के हवाले से, और ये एक बहुत अच्छी स्पोर्ट भी है और इसमें ख़वातीन जो हैं वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं इन होती हैं। लेकिन फैसलाबाद के हवाले से बात करें, फैसलाबाद में अभी भी ख़वातीन का रुझान थोड़ा सा कम है। शायद हमारी सोसाइटी रिस्ट्रिक्शंस हैं या यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जिस तरह से मौजूद होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो निशा, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो कि इस फील्ड में आना चाह रही हैं, इस स्पोर्ट्स के लिए लेकर बहुत ज़्यादा शौकीन भी हैं, लेकिन वो नहीं आ पा रही। तो आप लोग किस तरह से इनिशिएटिव लेने का प्लान कर रहे हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस स्पोर्ट की तरफ जो है वो मुतवज्जे कर सको? ये साइकिलिंग तो एक वैसे भी हेल्थी गेम है, हेल्थी एक्टिविटी है। तो मेरे ख्याल से जो है कि इधर लड़कियां आना चाहती हैं, लेकिन माशरे की वजह से लड़कियों को बाहर निकलना, क्योंकि ये गेम ऐसी है कि उस पर रोड पे ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। ट्रैक में भी, फैसलाबाद में वैसे भी ट्रैक मौजूद नहीं है। सर ने एक बनाया है इधर गट्टी में, इकरा इस्लामिया साइकिलिंग एकेडमी के नाम से, उधर ट्रैक बनाया है हमने, लेकिन वो कच्चा ट्रैक है, उधर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं की जा सकती। वो फिर वही है कि ग्राउंड में नहीं हो सकती, ट्रैक में नहीं हो सकती, रोड पे जाना पड़ता है। तो बच्चियों को इस वजह से भी लोग नहीं आने देते कि रोड पे ट्रेनिंग करना मुश्किल है, ट्रैफिक होती है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इस वजह से भी लोग नहीं आने देते बच्चियों को आगे। बिल्कुल इसी तरह से आपने ये बात बिल्कुल सही निशानदेही की है कि हमारे यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ इस स्पोर्ट्स में आना चाह रही हैं, लेकिन मुनासिब मौके नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न है। खादिम हुसैन साहब, आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम साइकिलिंग एसोसिएशन के हवाले से बात करें तो आप लोगों के मसाइल क्या हैं जो आप चाहते हैं कि हल हो ताकि स्पोर्ट्स को हम तरजीही बुनियादों पर आगे होता हुआ देख सकें? जी, सबसे पहले तो यही कि हमारे पास ट्रैक मौजूद नहीं है फैसलाबाद में। अभी हमने जो एकेडमी बनाई है वहाँ पे हमने एक कच्चा ट्रैक बनाया है, तो वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी ट्रेनिंग जा रही है। तो गवर्नमेंट अगर तवज्जो दे तो उसी ट्रैक को बेहतर किया जा सकता है और वहाँ पे प्रॉपर वो फैसिलिटेड सहूलतें जो मुयसर हों, तो इंशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है। दूसरी चीज़ जो, क्योंकि हमारा ये इवन जो साइकिलिंग है ये रोड का एक कंपटीशन है, तो रोड हमारे फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे जो वो वहाँ पे हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं साइकिलिंग की, तो उस पर 3 लाइन का वो रोड बना हुआ है। अगर उस एक लाइन को साइकिलिंग के लिए वक्फ कर दिया जाए कोन्स लगा के कि यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों को एक फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर हमारे पास ट्रैक तो है नहीं। हम उसी रोड को एक टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं कि मॉर्निंग में हमारे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, वो 5 से लेकर 7 बजे तक तकरीबन बच्चों की जो ट्रेनिंग वो 2 घंटे चल रही होती है। अगर हमें वो रोड अवेलेबल हो तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरा जो हमारा ट्रैक है उसको अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो वो भी बेहतर हो सकता है और हम इंडोर जो है वो बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे बच्चियाँ प्रैक्टिस करना चाह रही हैं, हमने वहाँ पे एक रूम्स बनाया ताकि बच्चों को साइकिल वगैरह रखने के लिए। तो बच्चे जो ऑलरेडी हमारे पास टैलेंट मौजूद है, साइकिल हमारे पास मौजूद है, लेकिन इस लेवल की साइकिल नहीं है कि हम उन बच्चों को नेशनल में पार्टिसिपेट करवा सकें। उसमें के लिए हमारे पास मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम कम से कम 6 साइकिल जो हमें स्पोर्ट्स साइकिल अच्छे मिल जाएं, ताकि हमारे जो बच्चे जिन्होंने हमें तरबियत ली हुई है, जो टैलेंट हमारे पास मौजूद है, उसको हम पंजाब और पाकिस्तान में उनको खिला सकें और हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर जाके मेडल विन कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी नेशनल में मेडल विन कर चुके हैं और इंटरनेशनल भी मेडल लेके आ चुके हैं। तो वही बात रिपीट करते हैं कि जो हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ये कहते हैं ज़रा नम हो, ये मिट्टी तो बहुत ज़रख़ीज़ है, बस ज़रूरत इस समय की है कि हमें इन टैलेंट को कदर करने की ज़रूरत है, पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पर खादिम हुसैन साहब, आपसे एक और बात मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे अभी मैं निशा से बात कर रही थी कि फैसलाबाद में बहुत सारी फ़ीमेल हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं, लेकिन शायद सोसाइटी प्रेशर इस तरह से होता है वो नहीं आ पाती। तो आप इस इशू को किस तरह से देखते हैं और इसे टैकल करने के लिए क्या क्या इक़दाम करने जा रहे हैं? जी, हमने जी एकेडमी बनाई है, तो एकेडमी में तो आप इंडोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो ट्रैक है, उसके ऊपर आप आएँ और अपनी प्रैक्टिस जारी करें। वहाँ एक फ़ीमेल कोच मौजूद है और बच्चियों को ऑलरेडी ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास जो जितनी फैसिलिटी हमारे पास जो सहूलतें अवेलेबल हैं वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह जो बच्चे आएंगे वो सीखेंगे और आगे निकलेंगे। तो अभी मैं पूरा उम्मीद हूँ डिवीज़न स्पोर्ट ऑफिसर सैयद मंजर फरीद शाह कि उन्होंने बहुत सारी अभी हमारी एकेडमी विजिट की है। 14 अगस्त से पहले भी वो हमारे पास आए हैं, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, नमाज के बाद 5:30 तो ग्राउंड में आ जाते हैं बच्चे। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस टाइम पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा हम 6 बजे ग्राउंड में होते हैं, तो वो एग्जैक्ट 6 बजे हमारे पास आ गए और 1.5 घंटा हमारे पास उन्होंने गुजारा। मुझे बड़ी खुशी हुई उनके आने से कि
उन्होंने ड्यूटी जो है उसको समझा कि मेरी ये जिम्मेदारी है, और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने एकेडमी को विज़िट किया और हमारा जो हौसला उसको बढ़ाया। और जितने भी नए लोग आने वाले बच्चे जो खेलना चाह रहे हैं वो आएँ, विज़िट करें, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जितनी भी हमारे पास टैलेंट मौजूद है उसको हम निखार के आगे लेके आएंगे। हमारा ऑलरेडी पहले भी हम पंजाब में पोजीशन लेके आ रहे हैं, तो नेक्स्ट भी हम ये इस पे हम मेहनत करते रहेंगे इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल इसी तरह से एक अच्छा इनिशिएटिव लेने की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो स्पोर्ट्स के हवाले से अगर हम देखें ना, हमारी यूथ के ट्रेंड्स बहुत बदल गए हैं। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को तो अपनी ज़िंदगी में बहुत शामिल कर दिया, लेकिन स्पोर्ट्स को भी हमें हमारी ज़िंदगी में इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है। वो हेल्दी लाइफस्टाइल हो, वो हमारी सेहत के तमाम तर मसाइल होंगे, तभी बेहतर होंगे जब हम स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगियों में अहमियत देना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया निशा खालिद फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया खादिम हुसैन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। स्पोर्ट्स कोई भी हो, हमें इस पर अपने लिए थोड़ा सा जो है टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगी कि ख़वातीन में टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सोसाइटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से या हमारी सराउंडिंग की वजह से हम अपने टैलेंट को उस तरह से शो नहीं कर पाते। लेकिन आपने अपने जो तसलसल है मेहनत का, वो हमेशा से बरकरार रखना है, तो कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर होगी। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।